क्या हुआ? हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया था फाइनल अकाउंट्स। कंटिन्यू करते हैं उसको। पिछली बार जो बच्चे ऑफ थे, जिन्होंने क्लास ऑफ की थी, तो उन्होंने देखा वो रिकॉर्डिंग? आया नहीं मतलब? अपलोड नहीं हुई? अब उसका तो क्या करें? आज डाल दी तो आज देख लेना है ना। देखिए, हमने स्टार्ट किया था ऑनलाइन। बच्चों सबको आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ऑनलाइन बच्चों आपको? आ रही है? आ रही, आ रही। ओके। तो टॉपिक हमने चालू किया था फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया था। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये दोनों मैंने आपको बता दिए थे। प्लीज ध्यान दो भाई सब, प्लीज ध्यान दो। अभी इधर बात नहीं। खुद पूछ लो, जो था उससे पूछ लो। हाँ जी, ध्यान दीजिए। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो मैंने बताया था। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है वो मैंने बताया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है, यानी ट्रेडिंग एंटिटीज हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर रहे हैं, यानी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज बात नहीं करें अभी, प्लीज ध्यान दो इधर। यानी हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? जो ट्रेडिंग एक्टिविटी का काम करते। ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी रेडीमेड गुड्स परचेज करते हैं और उन्हें बेचने का काम करते हैं। दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं। इनके ट्रेडिंग अकाउंट में और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में फर्क है। इनका ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है? फॉर्मेट तो वही रहेगा। फॉर्मेट वही रहेगा। आइटम्स में थोड़ा फर्क होगा। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के केस में एक ही प्रकार का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स स्टॉक। इनके केस में केवल एक ही प्रकार का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स स्टॉक। बेटा, सबसे पहले यहां आता है ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज, लेस रिटर्न्स, फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, लेस रिटर्न्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। डिफरेंस या तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है या ग्रॉस लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट,
और अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय ग्रॉस लॉस। बेटा प्लीज बात करना बंद क्यों बात कर रहे हो? बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है उसमें इन दो आइटम्स का फर्क है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेडिंग अकाउंट में इन दोनों आइटम की जगह क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन दोनों आइटम की जगह क्या आता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है वहां पे। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहां आ चुके होते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहां तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनेगा नहीं, तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहां पर आएंगे? वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। ठीक है, तो यहां दो आइटम का फर्क है, बाकी सारे आइटम सेम है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में खरीद के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर परचेज की जगह क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो बनाकर बेचते हैं। ठीक है जी, कॉपी कर लिया सबने? ना इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ एक मिनट एक मिनट, हो गया अभी? नाउ कम्स टू द पी एंड एल अकाउंट, सेम फॉर्मेट। पी एंड एल अकाउंट, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ट्रेडिंग अकाउंट से वो यहां पर आ जाता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहां ब्रोड डाउन लिख देते हैं इसको। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, बेटा मैं अभी भी आवाज आ रही मेरे को बोलने पे मजबूर करते हो आप लोग। कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ो ना। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे यहां पर आते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी यहीं पर आते हैं। जितनी भी इनडायरेक्ट एंड अदर इनकम्स है वो सारी क्रेडिट साइड में आ जाती है। डिफरेंस या तो नेट प्रॉफिट होता है या नेट लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट, और ये जो भी नेट प्रॉफिट आएगा इसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? कैपिटल अकाउंट में। डेबिट साइड ज्यादा है तो बाय नेट लॉस, इसको भी कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल अकाउंट में। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। क्योंकि हम किस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं मैंने शुरू में ही बता दिया था, इस चैप्टर में हम केवल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे।
केवल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की? प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? सीधा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कॉपी कर लिया सबने? डन। बेटा जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, प्लीज, अरे क्यों आपस में बात कर रहे हो? कंटिन्यूस आवाज आ रही। ध्यान दो इधर बेटा, सब लोग इधर ध्यान दो, गर्ल्स भी। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी खर्चे होते हैं, उन खर्चों को हम दो भागों में बांट देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस फॉर परचेजिंग गुड्स अप टू bringing them in go down। बेटा ध्यान देना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है यहां पे? ऐसे खर्चे जो हम क्यों कर रहे हैं? गुड्स परचेज करने के लिए, और गुड्स परचेज करने के बाद उन्हें गोडाउन तक लाने के जो भी खर्चे होते हैं वो सब इसमें कवर्ड होंगे, वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? एक मिनट रुको। बेटा मैडम को बुला के लाना। मैम ये ऑनलाइन कनेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ।
हाँ जी बेटा ध्यान दो, बात थी इधर ध्यान दो, कनेक्ट नहीं हो रहा ऑनलाइन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जो गुड्स परचेज करने के लिए कर रहे हैं और कब तक, उन्हें गोडाउन में लाने तक। कौन कौन से खर्चे आएंगे इसमें? कैरीज इनवर्ड, ठीक है ना, फ्रेट इनवर्ड, लिख लीजिए आप लोग। इसमें लिमिटेड होते हैं, ऑक्ट्री, ऑक्ट्री, हाँ वेजेस भी होगा। ऑक्ट्री, वेजेस, कस्टम ड्यूटी, प्लीज बेटा बात नहीं इधर, कस्टम ड्यूटी, ये सब कौन से खर्चे हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आफ्टर परचेजिंग गुड्स, फॉर सेलिंग गुड्स, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, गुड्स परचेज करने के बाद गुड्स को बेचने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चे होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? इनडायरेक्ट। बेटा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? सैलरी हो गया, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, कैरीज आउटवर्ड, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है ना। ये सारे खर्चे किस में आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑनलाइन बच्चों कॉपी कर लो, आवाज आ रही है ना सबको? फैक्ट्री रेंट, अगर फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तब तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आ जाएगा। और अगर नहीं है तो सारा रेंट यहां पे आएगा इनडायरेक्ट में। आवाज आ रही है कि ऑनलाइन बच्चों को? देख लो ऑनलाइन बच्चों, आवाज आ रही है सबको? ये कॉपी कर लिया सबने? डन। बेटा अब ध्यान दीजिए, डिफ्रेंशिएट करना, जितने बेटा अरे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात मैंने बताई थी, उसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। वहां ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में केवल सेल से रिलेटेड सेल आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, दैट्स इट। लेकिन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको डिफरेंशिएट करना होगा, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहां पर आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहां पर आएंगे? P&L। ये आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, बुक निकाल लीजिए सब लोग। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड।
पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, पेज नंबर है 167। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, 167 पेज नंबर। निकाल लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 167 एमसीसी कंपाइलर। ध्यान दीजिए, मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। पंकज runs a factory which produces motor spares of export quality. Following details were obtained about his manufacturing expenses for the year ended 31st March 2020. इसमें WIP का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल की परचेज दी हुई है, रॉ मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं, रिटर्न्स दी हुई है, इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। बेटा ये मेरे को अभी बाहर करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ चुका हूं और कई लोगों का ध्यान नहीं क्वेश्चन में। पूरी रिकॉर्डिंग में 20 से 25 बार मैं आपको टोकता हूँ। अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान देंगे। पंकज एक फैक्ट्री चला रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसकी, और उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपको क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट बता चुका हूं, फटाफट फॉर्मेट बनाइए। और ये अकाउंट कौन से ईयर के लिए बनाना है? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। लिखा हो भाई। सबसे पहले क्या आता है बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। बताइए कितना है? सब लोग बताइए कितना है? 3,90,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP 3,90,000। इसके बाद क्या आता है? रॉ मेटेरियल कंजम्पशन, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। इसके लिए आप वर्किंग नोट बना सकते हो, वर्किंग नोट, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। और बेटा कैसे निकालते हैं रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड? सबसे पहले क्या लेते हैं? ओपनिंग रॉ मेटेरियल स्टॉक। ओपनिंग रॉ मेटेरियल स्टॉक कितना है बेटा? 3,02,000। ऐड कर दो इसमें क्या? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। कितना परचेज हुआ है? 4,12,10,000। परचेज रिटर्न भी बेटा लेस कर दो, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न लेस कर दो 18,000। वो तो रिटर्न परचेज रिटर्न उसके नीचे दिया हुआ ना, रॉ मटेरियल के नीचे।
परचेज रिटर्न, ठीक है। एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। लेस कर दो क्या? क्लोजिंग रॉ मेटेरियल स्टॉक 3 लाख, नेट करो 11 लाख। ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड हो गया बेटा। फटाफट कॉपी करो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। नहीं, इनडायरेक्ट अलग चीज होती है, मैंने सब लिखा है अकाउंट में, देखो इनडायरेक्ट मटेरियल अलग है। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी स्टोर स्पेयर्स। कितना आएगा यहाँ पे? 11,84,000, ये आ गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद क्या आएगा? डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस 2,10,000, 2,10,000 डायरेक्ट वेजेस। इसके बाद आएंगे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो सारे आ जाएंगे। आपको अलग अलग करके दिखाना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में देखिए क्या क्या आएगा। सबसे पहले इनडायरेक्ट मटेरियल आएगा 16,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000। बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आता है 16,000। इसके बाद इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आता है। कितना है? 48,000। सब लिखा हुआ है मैंने। इनडायरेक्ट वेजेस भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आता है। इसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ जाएंगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी कितनी है बेटा? 1,30,000, वो आ जाएगा। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस 2,30,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सब इसमें आ जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन वो भी आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन, ये तो फैक्ट्री का है, ये शेड का है, और प्लांट एंड मशीनरी का अलग है। प्लांट एंड मशीनरी का कितना है? 60,000। तो सारे खर्चे आपने लिख दिए, सारे खर्चे आ गए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब क्रेडिट साइड में दो आइटम आएंगे, बाय सेल ऑफ स्क्रैप और वेस्टेज। बेटा यहां पे देखिए आपको एक बाय प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस दी हुई है। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट यानी स्क्रैप या वेस्टेज ही होता है, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो एक्स्ट्रा चीजें निकल जाती हैं वेस्टेज के रूप में या स्क्रैप के रूप में, उसको बाय प्रोडक्ट यहां बोल सकते हैं अपन। तो उसको सेल कर रहे हैं कितने में? 20,000। अब आ जाएगा क्या? क्लोजिंग WIP। बेटा क्लोजिंग WIP कितना है? 5,07,000, ये क्लोजिंग WIP है। अब जो भी डिफरेंस निकलेगा वो क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसे कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। बताइए जी कितना आया? 17,81,000, ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंस। कॉपी कर लीजिए फटाफट। बेटा फॉर्मेट, फॉर्मेट मैंने लिखा रखा है, सेम वही फॉर्मेट चल रहा है। सबसे पहले ध्यान दे लो भाई, सबसे पहले ओपनिंग WIP,
फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और कैसे निकालते हैं, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, परचेज रिटर्न है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल, ये आ जाएगा डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। फिर इसके बाद आएगा डायरेक्ट वेजेस, और फिर सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे एक एक करके, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, रॉयल्टी, रिपेयर्स, फैक्ट्री का डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन, सब इसमें आ जाएंगे। अगर कोई स्क्रैप सेल हुई है तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ जाएगा, और डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल नहीं आएगी, सेल आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, यहां केवल स्क्रैप सेल, वेस्टेज सेल या स्क्रैप सेल वो क्या आएगी केवल। मैंने लिखा है, देखिए बेटा सुन लीजिए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्क्रैप की सेल या वेस्टेज की सेल क्या होती है, होता क्या है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सारा कचरा निकल जाता है, या टूट फूट निकल जाती है, या स्क्रैप निकल जाती है, या बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। ये क्या होता है, मेन प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ये अराइज होता है। अब या तो ये क्या होता है, या तो इसको अपने को हटाना पड़ता है, यानी फेंकाना पड़ता है, या फिर इसको रद्दी के रूप में बेचा जा सकता है। तो जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं उससे हमें क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। दैट इज नॉट नॉर्मल सेल, दैट इज अब नॉर्मल सेल, ठीक है ना। उससे क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, इससे आपकी जो कॉस्ट है कम हो जाती है। इट इज नॉट सेल। नॉर्मल सेल कहां पर आएगी, ट्रेडिंग अकाउंट में। नॉर्मल सेल जो भी होगी वो कहां दिखानी है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है बेटा, ये कॉपी कर लिया, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट भी देख लो भाई। कॉपी कर लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे आओ बेटा, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। आइटम्स क्या क्या हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, ओपनिंग रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग रॉ मटेरियल है, परचेज है, हायर चार्जेस ऑफ मशीन है, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री है, डायरेक्ट वेजेस है, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। चलिए करते हैं इसको, बनाइए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बेटा सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। बताइए कितना है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, 16,000 रुपए।
ओपनिंग WIP 16,000। इसके बाद क्या आएगा? रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, बेटा वर्किंग नोट, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले ओपनिंग रॉ मेटेरियल कितना है बेटा? 1,70,000 प्लस करो परचेज। परचेज कितनी है बेटा? परचेज रिटर्न है क्या? एक्सपेंसेस ऑन परचेज है क्या? माइनस क्लोजिंग रॉ मेटेरियल कितना है? तो बताओ भी कितना आया? 8 लाख आ गया। क्या 8 लाख आ गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड? इसके बाद क्या आएगा बेटा? डायरेक्ट वेजेस। बेटा डायरेक्ट वेजेस की क्या इंफॉर्मेशन है? 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है और 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP है। बेटा वर्किंग नोट, डायरेक्ट वेजेस, ये क्या बोल रहा है कि जितनी यूनिट हमने बनाई उसका 0.8। बेटा कितनी यूनिट बनाई? लास्ट में दिया हुआ है, उसका 0.8 कर दो। $4,000, 4 लाख आएगा ना? 4 लाख। प्लस ये बोल रहा है जितना WIP का क्लोजिंग स्टॉक है, WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 12,000 यूनिट, उसका 0.8, 0.4 सॉरी, उसका 0.4 कितना होगा? तो कितना हो गया? तो डायरेक्ट वेजेस आ गया 4,04,800 रुपए। बताओ इसमें कोई डाउट? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वापस से पढ़ो। वेजेस कितना है? जितना माल बनाया उसका 0.8। कितनी यूनिट बनाई? 5 लाख, उसका 0.8। कोई डाउट इसमें? और जितना क्लोजिंग WIP है उसका 0.4। क्लोजिंग WIP कितना है? 12,000 यूनिट है, तो 12,000 इंटू 0.4 कितना होगा? 4,800। कोई डाउट इसमें? इसके बाद क्या आएगा बेटा? जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे आ जाएंगे। अब क्या क्या है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में? मशीन का हायर चार्ज यानी रेंट, हायर चार्ज ऑफ मशीन। इंफॉर्मेशन है कितना हायर चार्ज है? जितना यूनिट बनाया उसका 0.6, तो 5 लाख का 0.6 बेटा कितना होगा? 3 लाख। इसके बाद है हायर चार्ज ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री का हायर चार्ज दे रखा है कितना? 2,20,000 दिया हुआ है। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1,80। बेटा सेल ऑफ स्क्रैप है क्या? नहीं है, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं है। अब क्या दिखा देंगे? क्लोजिंग WIP। बेटा क्लोजिंग WIP कितना है? 20,000 रुपए। यूनिट्स 12,000 है, 20,000 तो आ जाएगा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बताइए जी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया?
19,08,00,000 ये आ गया, कॉपी कर लो, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार हो गया। बेटा बताओ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई डाउट किसी को? इजी है, फॉर्मेट याद करना है। ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, कैसे निकलेगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज, कोई खर्चा हो तो वो जोड़ देंगे, परचेज रिटर्न हो तो माइनस कर देंगे, माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस आ जाएगा। फिर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, मैंने लिस्ट लिखाई हुई है, एग्जाम्पल लिखाए हुए हैं, देख लेना, वो सारे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल ऑफ स्क्रैप अगर हो तो, क्लोजिंग WIP आ जाएगा, और डिफरेंस जो भी होगा वो कहां डाल देंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है सबको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लियर है? इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट है, तो एडजस्टमेंट करने के बाद करेंगे, ठीक है? कॉपी कर लो इसको फटाफट, आएगा ना बड़ा क्वेश्चन। मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद बैलेंस शीट, P&L। हाँ बेटा हो गया। बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बैलेंस शीट चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों केस में सेम बनेगी, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन पूछना है मेरे को, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में लिखा होता है फॉर द ईयर एंडेड, और यहां लिखा होता है एज ऑन या एज एट, क्यों? क्या लॉजिक है? बैलेंस शीट में? हाँ खड़े होके बोलो। बैलेंस शीट P&L कब बनता है? वो भी पर्टिकुलर डेट पे बनता है। कौन सा कंसेप्ट? मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है, हाँ खड़े हो जाओ, खड़े हो। मेरा क्वेश्चन इतना सा है, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन सुन लो। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में हमने लिखा फॉर द ईयर एंडेड, और यहां लिखा एज ऑन, क्यों? सब लास्ट डेट पे बनते हैं मैन्युफैक्चर। हाँ एक, हाँ खड़े हो। यार ये क्या लॉजिक हुआ? खड़े हो के बोलो, एक मिनट सुन लो भी, लॉजिक सुनो। हाँ हाँ, आप नहीं आता? अरे ये चीज ही नहीं आती क्या? 99, खड़े होके खड़े होके खड़े होके बताओ ना।
आता है ना? नहीं आता? 98? नहीं बताया तुमने, हाँ। एक मिनट सुनो। वेरी गुड, सही, एकदम से बेटा सुनो। बहुत इजी सा कंसेप्ट है, आप सबको आता है, पर क्या है आप लोग मजाक में लेते हो हर चीज को। सुनो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट, ये पूरे साल की पोजीशन को बताते हैं, पूरे साल की। इसलिए क्या लिखा होता है? फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, पूरे साल का। इसमें बस, मैं क्या बोला, सबको आता है, लेकिन कम्युनिकेट करना भी तो इंपॉर्टेंट है। आता है तुमको, लेकिन कम्युनिकेट कहां हुआ मेरे को? और जब तक एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, नंबर क्यों देगा? अलग बोला था इसने, ये इसको पता है। सुनो, तो ट्रेडिंग, पीएनडल और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये क्या बताते हैं? पूरे साल की इंफॉर्मेशन को बताते हैं कि पूरे साल में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना खर्चा हुआ, पूरे साल का डेटा बताते हैं। इसलिए लिखा होता है फॉर द ईयर। बैलेंस शीट केवल एक दिन की डेटा को बताती है, एक पर्टिकुलर दिन की डेटा को। ये बताती है कि इस दिन हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, पूरे साल की नहीं बताती है, पूरे साल की नहीं आती इसमें। फॉर द ईयर क्या हुआ, बैलेंस शीट नहीं बताएगा। पूरे साल में आपने कितनी एसेट खरीदी, कितनी बेची, वो नहीं बताएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको केवल क्या बताएगा, आज मेरे पास कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी। इसलिए क्या लिखा होता है? एज ऑन। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन है आपसे, खड़े हो। बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में डेट का कॉलम क्यों नहीं होता? में डेट का कॉलम क्यों नहीं होता? पता नहीं। सिंपल। तो इतना, अरे यार मैं खड़ा कर, इसको इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने खड़ा कर दिया इसको, ये कोई बात ही है। बैठो। अरे डेट ऊपर आ गई ना, यहां लिख दिया अपन। एक पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं, पर्टिकुलर डेट पे बनते हैं, डेट का कॉलम नहीं होता है, ठीक है ना? और वो जो डेट जिस पे बनते हैं वो ऊपर आ जाती है, ठीक है? अलग से डेट का कॉलम नहीं होता है, ठीक है? अच्छा, अब ध्यान दीजिए, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है ये किसका है? प्रोप्राइटरशिप फर्म का। और प्रोप्राइटरशिप फर्म में कोई एक्ट नहीं लगता है, तो इनकी बैलेंस शीट जैसे नॉर्मल बनती है वैसे ही बनेगी। कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट इसमें नहीं लगेगा, ठीक है? तो कैसे बनती है देखिए, क्या क्या आइटम्स आते हैं। लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज, बेटा बात नहीं इधर। हेलो, आगे सो। सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल का कौन सा बैलेंस? ओपनिंग वाला। फिर इसमें ऐड करते हैं क्या? नेट प्रॉफिट। लॉस होने पे क्या करेंगे? लेस। लेस करते हैं क्या? ड्रॉइंग्स। जितने भी लॉन्ग टर्म लॉन्स है वो यहां पर आ जाएंगे। अगर कोई रिजर्व्स हैं तो लाइबिलिटी साइड में आ जाएंगे। और जितनी भी करंट लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स,
करंट असेट्स, हाँ किसी को अपने एडवांस दिया है, लोन इन एडवांस, तो वो भी आ जाएगा लोन इन एडवांस। एक आइटम और आता है फिक्टिशियस असेट। प्रोप्राइटरशिप में जनरली होता नहीं है, बोले तो करेंगे। कॉपी कर लिया बेटा? कंटिन्यूस चलता रहता है मैम। भाई इधर आ, इधर आओ तुम, आगे आ जाओ, आगे आओ। हाँ उधर बैठ जाओ। हाँ हो गया क्या? अभी लिखा रहा हूँ बेटा। क्या बोलते हैं इसको? हो गया? हाँ जी, करंट असेट में क्या क्या आता है, आइटम्स बोलो। करंट असेट में कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, आगे जो दिखाता हूं अभी। दिख रहा है? अरे कैश, बैंक, बीआर, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सब आते हैं करंट असेट में। करंट लायबिलिटीज में बीपी, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म लोन, ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, और जो भी प्रोविजंस होते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो सारे इसमें आते हैं। बेटा फिक्टिशियस असेट, बेटा ध्यान दे लेना भाई, फिक्टिशियस असेट कौन बता सकता है इसके बारे में?
क्या होती है फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट क्या होती है, कौन बताएगा? कोई नहीं। बेटा एक्सपेंसेस और लॉसेस, ध्यान देना भाई, एक्सपेंसेस और लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ। बेटा एक्सपेंसेस और लॉसेस का हम क्या करते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस का क्या करते हैं? पी एंड एल से चार्ज करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं पी एंड एल से। लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस लॉसेस जो राइट ऑफ नहीं होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फिक्टिशियस एसेट। और कहां दिखाना पड़ता है इनको? बैलेंस शीट में। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस जिसमें एडवर्टीजमेंट आता है, ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। ये इसमें आता है। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, कर लिए कॉपी? अच्छा बताओ गुडविल कहां पे आएगा? असेट में? कौन से हेड में? कौन से हेड में? गुडविल, गुडविल करंट में आता है कि फिक्स में आता है? फिक्स में आता है गुडविल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कहां पे आएगा? फिक्स में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी कहां आएगा? स्टॉक कहां पे आएगा? स्टोर्स कहां पे आएगा? करंट, ठीक है। क्या करूं? यहां पे स्टॉक लिखा नहीं मैंने, स्टॉक लिख लेना भाई। स्टॉक, स्टोर्स, हो गया बेटा? अरे फिर करने लग गए, इधर दे। कभी रिकॉर्डिंग देखूं, देखते ना तो कम से कम 25 बार टोकता हूं मैं आपको, देख लिया करो। हेडिंग डाल दो एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज, बेटा प्लीज ध्यान दीजिए, सर्टेन आइटम्स अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर and
certain items forgot to be बेटा कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो अराइज ही कब होते हैं, एंड में। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक, जैसे कि डेप्रिसिएशन। कुछ आइटम तो ऐसे होते हैं जो अराइज ही कब होते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर। डेप्रिसिएशन का बताया मैंने, डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं बेटा, एंड में। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कब कैलकुलेट होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। और कुछ आइटम होते हैं जो हम भूल जाते हैं, और भूलने के बाद एट द एंड हमें याद आती है कि इसको भी रिकॉर्ड करना है, जिनको हम एरर्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो इन बोथ केसेस we have to pass adjustment entries बेटा ध्यान दीजिएगा, कुछ आइटम तो एट द एंड अराइज होते हैं, और कुछ आइटम जो हम भूल जाते हैं उनको एट द एंड हमने रिकॉर्ड करना होता है। इन दोनों के लिए हमें क्या करना होगा, एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करनी होगी। लेकिन कई बार क्या होता है, बुक्स बंद हो जाती है। क्या हो जाता है, बुक्स बंद कर देते हैं हम, और जब बुक्स बंद कर देते हैं तो फिर एंट्रीज करना पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट करना होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा। मैंने आपको बताया कि कुछ आइटम एट द एंड ही अराइज होते हैं, और कुछ आइटम हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। उन्हें कब रिकॉर्ड करते हैं, एट द एंड। ठीक है। अब इसमें दो बातें हैं, हमें देखना होगा बुक्स, हमें देखना होगा बुक्स ओपनड है या बंद हो चुकी है। अगर बुक्स ओपनड है तब तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और अगर बुक्स बंद हो चुकी है तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने होंगे। डायरेक्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट में ही आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अभी करेंगे कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसा आइटम है जो आप कब वैल्यू करते हो, एट द एंड ऑफ द ईयर। इसका वैल्यूएशन कब होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर। अब इसे बुक्स में कैसे लाया जाता है, तो बुक्स में लाने के लिए इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन्वेंट्री वाले टॉपिक में। अगर बुक्स ओपन है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, और क्या एडजस्टमेंट एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट 2 ट्रेडिंग अकाउंट।
ये एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है बेटा। आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्लियर है? लेकिन मान लेते हैं बुक्स बंद हो गई, तो फिर एंट्री कहां करोगे? अगर बुक्स बंद हो चुकी है तो एंट्री कहां करोगे? तो आपको क्या करना होगा उस केस में? डायरेक्ट एडजस्टमेंट करने होंगे। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट कैसे करोगे? तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे। ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट साइड में आपको क्या दिखाना है? क्लोजिंग स्टॉक। ये डायरेक्ट एडजस्टमेंट। डायरेक्ट एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको दिखाना है। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आएगा? ये असेट साइड में। असेट साइड में इसको दिखाना है। बेटा ध्यान देना, दो बातें। अगर बुक्स ओपनड है, समझ लेना, बुक्स ओपनड है तो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। ये एंट्री क्या एंट्री होती है? स्टॉक की, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, ये एंट्री पास। मान लेते हैं बुक्स ओपनड नहीं है, बुक्स बंद हो चुकी है, तो फिर हम एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करेंगे, डायरेक्ट एडजस्टमेंट करेंगे। डायरेक्ट एडजस्टमेंट दो जगह होगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। दो जगह आपको एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है? बाकी एडजस्टमेंट कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए।